नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट पंकज सिंह, जिला गाजियाबाद से। दोस्तों, आज बात करते हैं सरफेसी अधिनियम का अध्याय सेकंड स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। आज्ञा से आदरणीय दिल्ली हाई कोर्ट। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरफेसी अधिनियम का अध्याय सेकंड 2 स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। मुख्य न्यायमूर्ति न्यायाधीश सतीश चंद्र मिश्रा शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद जी की पीठ वित्तीय संपत्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अध्याय सेकंड को खारिज करने वाली याचिका पर विचार कर रही थी। उन्होंने एआरसी के खिलाफ न्यायिक निवारण का मार्ग प्रदान नहीं किया था। उधारकर्ताओं, याचिकाकर्ताओं सहित उनके वैधानिक दायित्वों में चूक। यह भारतीय रिजर्व बैंक को प्रतिभूतिकरण कंपनियों और पुनर्निर्माण कंपनियों रिजर्व बैंक दिशा निर्देशों और निर्देशों 2003 में संशोधन करने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना की गई थी, ताकि इसमें प्रावधान किया जा सके कि आरएआरसी प्रतिवादी सहित चूक एआरसी कंपनियों आगे बढ़ने की हकदार नहीं होंगी। सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और सरफेसी अधिनियम के प्रावधान के तहत सुरक्षा लागू करने के लिए अपने अधिकार खो देंगे। इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जानीपुर ने याचिकाकर्ताओं को रुपए की राशि की सीमा के साथ नकद ऋण प्रदान किया। 10 करोड़ और रुपए की एक उपसीमा 4 करोड़ याचिकाकर्ताओं को रुपए का बैंक गारंटी ऋण भी दिया गया था। 5 करोड़ याचिकाकर्ताओं ने नकद ऋण और एसवीबीजे द्वारा दी गई बैंक गारंटी को सुनिश्चित करने के लिए 2 संपत्तियों का इक्विटी बंधक दिया। लक्ष्मी विलास बैंक प्रतिवादी संख्या 5 ने याचिकाकर्ताओं को राशि के लिए एक सीमा के भीतर नकद ऋण दिया। 5 करोड़ रुपए 5 करोड़ और रुपए की एक सीमा 2 करोड़ आयकर विभाग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के कारण याचिकाकर्ताओं के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे। आयकर विभाग ने याचिकाकर्ताओं के ऋण खातों को भी फ्रीज कर दिया था। लक्ष्मी विलास बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी को एमएमटीसी लिमिटेड द्वारा हटा दिया गया था और याचिकाकर्ताओं के खातों को एसवीबीजे द्वारा गैर निष्पादित आस्तियों एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। लक्ष्मी विलास बैंक ने 13.31 करोड़ रुपए की वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया। लक्ष्मी विलास बैंक ने याचिकाकर्ताओं को दिए गए ऋण को रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा। आरएआरसी प्रतिवादी संख्या 3 याचिकाकर्ता ने सरफेसी अधिनियम की धारा 4 के तहत आरएआरसी के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए आरबीआई प्रतिवादी संख्या 1 को पत्र भेजा, जिसमें आरोप लगाया गया कि सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों को प्रतिभूतिकरण कंपनियों और पुनर्निर्माण कंपनियों, रिजर्व बैंक दिशा निर्देशों और निर्देशों के साथ पढ़ा गया है। 2003 का उल्लंघन किया गया है। पीठ के समक्ष विचार का मुद्दा था, क्या वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अध्याय 2 को खारिज करने वाली याचिका को एआरसी के खिलाफ न्यायिक निवारण का मार्ग प्रदान नहीं करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है, जिन्होंने उधारकर्ताओं सहित अपने वैधानिक दायित्वों में चूक की है। उच्च न्यायालय ने देखा कि संपत्ति पुनर्गठन के उद्देश्य से जिसमें ऋण की वसूली शामिल है, आरबीआई ने आरबीआई दिशा निर्देश 2003 के रूप में दिशा निर्देश और निर्देश जारी किए, जिसके अनुसार एआरसी की योजना अवधि के भीतर संपत्ति की वसूली के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए थी, अर्थात ऋण के अधिग्रहण की तारीख से 6 महीने से अधिक की अवधि के भीतर नहीं। उक्त फॉर्मुलेशन में एक या अधिक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण उपाय शामिल है, अर्थात देय राशि के भुगतान का पुनर्निर्धारण या सुरक्षा ब्याज या प्रभार या प्रबंधन का अधिग्रहण आदि को लागू करना। बेंच ने मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सरफेसी अधिनियम की धारा 17 की वैधता के लिए एक संवैधानिक चुनौती से निपटने के दौरान माना कि उधारकर्ताओं के साथ अन्याय होने पर उन्हें उपचारहीन नहीं छोड़ा जा सकता है। एक सुरक्षित लेनदार बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा, और यह कि उधारकर्ताओं को सरफेसी अधिनियम की धारा 13/4 के तहत उधारकर्ता के खिलाफ उपाय किए जाने के बाद डीआरटी से संपर्क करने का अधिकार है और यह उधारकर्ता को उचित सुरक्षा प्रदान करता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह याचिकाकर्ता सरफेसी अधिनियम की धारा 4 के तहत एक उपाय का दावा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उधारकर्ताओं के पास अधिनियम की धारा 17 के तहत उनके लिए एक उपयुक्त उपाय उपलब्ध है। याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहे हैं कि विधायिका ने किस तरह से लापरवाही या तर्कहीन तरीके से काम किया है या इनमें से कोई भी प्रावधान कैसे अत्यधिक या अनुपातहीन है। सरफेसी अधिनियम के प्रावधान समग्र रूप से इसके उद्देश्य और उद्देश्य का प्रभावी बनाने के लिए बनाए गए और विधायिका ने तर्कसंगत और निर्धारित सिद्धांतों पर कानून बनाया है। उपरोक्त के मद्देनजर बेंच ने कहा कि इस न्यायालय के पास विधायिका या कार्यपालिका को विधायी कार्य करने का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि ऐसा निर्देश शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत होगा और याचिकाकर्ता और प्रतिवादी का निर्देश दिया नंबर 3 डीआरटी के समक्ष सभी विवादों को उठाने के लिए। केस का शीर्षक एमएन सन्स जेम्स एंड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, फिफ्थ भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य। खंडपीठ मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद, केस नंबर WBC 1122/2021 और CM APPL
3147/2021। अभी तक जो भी आपको जानकारी अच्छी लगी हो उसके लिए आप सभी हमें लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे ही कानूनी जानकारी के लिए जुड़े रहिए आप चौधरी लीगल सर्विसेज के साथ। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।